स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने के लिए जो बेसिक बातें चाहिए, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज का यदि ये क्लास आप बहुत अच्छे से देखते हैं तो आप प्रश्नावली 2.2 को खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के व्यापक रूप के बारे में और किसी द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के संबंध के बारे में। तो ये चीज़ें क्या है, चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं इन चीज़ों की। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि किसी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब व्यापक रूप कहने का मतलब, व्यापक रूप से आप क्या समझते हैं? व्यापक रूप का मतलब, व्यापक रूप का इंग्लिश होता है जनरल फॉर्म। ठीक है ना, जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये चीज़ अगर मैं पूछूं कि क्या ये f of x बहुपद है, तो आप सभी का आंसर होगा यस, बिल्कुल एक बहुपद है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता रखा है कि बहुपद क्या होता है और कैसे हम लोग पहचानते हैं। और आप आसानी से ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ एक बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद बना कैसे होगा, ये चीज़ आपने सोची? अगर हम ऐसा लिख दें 2 प्लस 5x, 2 प्लस 3x या 2 प्लस 5x जो समझिए, ये क्वेश्चंस लिखे तो ये भी कहेंगे हाँ ये भी बहुपद है। तो आपने सोचा क्या कि ये चीज़ें बनी कैसे, कोई भी बहुपद बनता कैसे है। ठीक है ना, तो जो मीन्स कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है किसी बहुपद को बनाने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो भी हमारा चीज़ें बनती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा ईटा का जो फैक्ट्रीज होता है, ईटा जहाँ बनता है, जो हमारे रूम में जो जैसे जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं ना, उसमें जो ईंट का प्रयोग होता है, ब्रिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें जो बनती है उसके लिए एक सांचा होता है। उस सांचा में हम लोग मिट्टी को डालते हैं और उसके बाद फिर उससे निकाल लिया जाता है उस मिट्टी को। तो जो भी चीज़ें हम सांचा में डालते हैं और वैसा बन जाता है। तो उसी तरीके से एक सांचा ही होता है, व्यापक रूप जो होता है एक सांचा होने का ही काम करता है। और वहाँ पे हम लोग नंबर्स डालते हैं और हमारा बहुपद बन के आ जाता है। तो व्यापक रूप समझ में आया। जैसे समझिए किसी भी बहुपद f of x के लिए आप लिख लीजिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप। ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिए। और हम लोग बहुपद जब भी बात कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि f of x ही होगा, f of y भी तो हो सकता है। वैसा बहुपद जिसमें चर x ना होकर के चर y हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं f of x के लिए, आप f of y के लिए भी कर सकते हैं। तो उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, इस तरीके से और भी जाता है। अब ये जैसे मैंने वो बताया ईंट वाली बात, ये ईंट बनाने के लिए आपको एक सांचा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से किसी भी बहुपद को बनाने के लिए एक सांचा की आवश्यकता होती है। और वो सांचा ये है, और इसी सांचा को कहते हैं किसी भी बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना, और इस बहुपद, ये जो व्यापक रूप है बहुपद का, जनरल फॉर्म जो है पॉलिनोमियल्स का, उसमें वेरिएबल्स x है, इस x के जगह पे वेरिएबल्स y भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझिए कि अगर आप ये जो a0 है ना, लिख सकते हैं आप जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an, सॉरी, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, a0 a1 a2 an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि जैसे आप सपोज कीजिए आपको ये बहुपद बनाना है। ठीक है ना, ये बहुपद बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए तो ध्यान से कि जहाँ पे x नहीं है, x नहीं है कहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। हम पहले बनाकर सिखाते हैं फिर आपको समझाएंगे। हम क्या कर लेते हैं, a0 को मान लेते हैं, चूँकि a1 a0 a1 a2 ये सारी चीज़ें क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं माना कि a0 बराबर 2 और a1 बराबर, a0 बराबर 2 और a1 बराबर, यहाँ पे अगर 5x करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं a2 बराबर 0,
a3 बराबर 0 एंड सो ऑन। इसके बाद जो भी है वो सारी चीज़ें 0 है। अब जरा देखिए, ये जो सांचा आपके पास था वहाँ पे चीज़ें आपने डाली, a0 इक्वल टू 2 डाली, a1 इक्वल टू 5 डाली, a2 इक्वल टू 0, बाकी सारी चीज़ें 0 है। और ये चीज़ें जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस ये चीज़ें यहाँ पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस 0 फिर प्लस 0 0 0, तो फिर इधर जो 0 बन रहा है इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। तो फाइनली ये दो चीज़ें रखने से ये हमारा बहुपद निकल के आ गया। अब इसी तरीके से अगर इस चीज़ को बनाना है, इस बहुपद को बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे a0 की जगह 0 मान लीजिए, a1 के जगह पे 2 मान लीजिए, और एक्स स्क्वायर मीन्स की a2 के जगह पे आप अगर 3 मानते हैं और बाकी सारा चीज़ को 0, तो क्या होगा, इस सांचा से ये भी बहुपद निकल के आ जाएगा। मीन्स कि किसी भी बहुपद के लिए ये सांचा है, और इसी सांचा को हम लोग कहते हैं किसी बहुपद का व्यापक रूप। समझ में आई बात, क्लियर ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, हालांकि ये चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का। जैसे कि ये चीज़ें हो गई किसके लिए, कि किसी भी घात का बहुपद आप इससे बना सकते हैं। जैसे कि 3 घात वाला तक भी बन जाएगा, 4 घात वाला तक भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जितना घात तक बनाना है उतना तक ले लीजिए और उसके बाद के टर्म्स को 0 कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। जैसे हमने ये भी चीज़ें इसी से बना ली, ये भी चीज़ें इसी से बना ली, और कोई 3 घात वाला रहेगा तो भी वो इससे बन जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं आप। अब समझिए यहाँ पे बात को कि रैखिक बहुपद जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b, ठीक है ना, ax प्लस b या फिर a प्लस bx, वही चीज़ है, a प्लस bx या ax प्लस b, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, और ज़्यादातर ax प्लस b ही होता है, ठीक है। अब जरा बात को समझिए कि मान लीजिए जैसे कि हम लिख देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, या फिर यूँ कहें 2x या माइनस 2x प्लस 5, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर ये बहुपद है तो इस बहुपद को, चूंकि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, देखिए ये सभी डिग्री के लिए, सभी घात वाले बहुपद का व्यापक रूप है, और ये पर्टिकुलर किसके लिए है, रैखिक वाले के लिए। तो रैखिक वाले बहुपद का ये व्यापक रूप है। आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो इस बहुपद को इसके व्यापक रूप से आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली है कि देखिए, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इसकी जो स्थिरांक है क्या है, 5 है। आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि b इज इक्वल टू आप 5 ले लीजिए और a इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, और पुट करके देखिए क्या आएगा, -2x प्लस 5। आप इसी चीज़ को और आपको पता है कि आगे पीछे लिख सकते हैं, इसकी प्लस वाला पहले -2x, देखिए तो ऐसा चीज़ लेते हैं। तो मीन्स कि ये जो है ना वो व्यापक रूप है, इससे आप किसी भी रैखिक बहुपद को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। ये जो है ना वो सभी घात वाले के लिए व्यापक रूप है, लेकिन आपको ये चीज़ें उतना नहीं पढ़नी है क्लास 10th तक, ठीक है। ये चीज़ें आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेंगी। ये चीज़ें आपको पढ़नी है क्लास 10th में, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, और उसके बाद पढ़ना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये चीज़ें होती हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात बहुपद आप कोई भी बहुपद उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एक कोई द्विघात बहुपद उठा लिए। अब देखिए कोई भी बहुपद आप इसके व्यापक रूप से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है व्यापक रूप क्या होता है। जैसे कि देखिए a के जगह पे यदि आप मान लीजिए 2 रख लिए, b की जगह पे आप 5 रख लिए और c की जगह पे 8 रख लिए, तो ये बहुपद बन के आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स कि आप किसी भी बहुपद को जो द्विघात का हो इससे बना सकते हैं। व्यापक रूप मतलब क्या होता है, एक सांचा होता है जिससे आप उस टाइप्स के बहुपद को बना सकते हैं जिसका वो है। जैसे ये द्विघात बहुपद का है तो आप इजीली बना सकते हैं। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये जो होता है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ये चीज़ 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या ये द्विघात बहुपद रहेगा क्या?
अगर मान लिया जाए ये चीज़ 0 हो जाए तो ये टोटल चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो अब जो होगा ये तो फिर एक घात वाला बहुपद हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, a 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो क्या ये एक घात वाला रहेगा क्या? अगर a 0 है तो वो टोटल 0, और टोटल 0 तो मतलब घात तो बचा ही नहीं ना, इधर घात क्या हो गया, 0 वाला घात हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ पे a जो होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि a जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब इसी तरीके से त्रिघात के लिए देखते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसके लिए क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है एकदम। अब तो समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्या, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, a b c d, ये अपने मन से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए, कुछ भी नंबर्स मान लीजिए, आप बना सकते हैं त्रिघात का बहुपद, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे जैसे कि हमने ये चीज़ें पढ़ा कि किसी बहुपद का व्यापक रूप जिसका घात कुछ भी हो, एक घात हो, दो घात हो, तीन घात, चार घात, कुछ भी घात हो, जनरल वाले के लिए ये चीज़ें हैं। अब जिसका एक घात हो उसके लिए व्यापक रूप ये है, और जिसके लिए दो घात हो मीन्स द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है, और तीन घात वाले बहुपद का व्यापक रूप ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे a जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टोटल चीज़ें 0 हो जाएंगी, फिर बचेगा क्या, एक घात तो कम हो जाएगा ना, ये तीन घात से दो घात हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना इन बातों का कि ये व्यापक रूप है। और अब मैंने बताया था आपको कि व्यापक रूप तो बहुपद का आपने समझा, अब आपको ये चीज़ समझना है कि किसी भी बहुपद के जो गुणांक होते हैं, ठीक है ना। गुणांक कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए ये एक बहुपद है जिसका कौन सा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इस बहुपद में x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b, और यहाँ पे क्या है, x⁻0 का गुणांक क्या है, c, मीन्स कि स्थिरांक भी कहते हैं हम लोग। इस चीज़ को क्या कहेंगे, a को क्या कहेंगे, x² का गुणांक, b को क्या कहेंगे, x का गुणांक, और c को क्या कहेंगे, x⁻0 का गुणांक या फिर स्थिरांक, ठीक है ना। क्या कहेंगे, स्थिरांक भी कह सकते हैं हम लोग, मीन्स की कांस्टेंट टर्म्स भी कह सकते हैं। सेम उसी तरीके से x⁻³ का गुणांक, ये चीज़ें का गुणांक। अब एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जो रैखिक बहुपद होता था उसके शून्यांकों की संख्या कितनी होती थी। मैंने पहले ही बता रखा है इस स्टार्टिंग वाले क्लास में कि जिस बहुपद का जितना घात उसके शून्यांकों की संख्या भी उतनी होंगी। मीन्स कि अगर ये बहुपद का घात 1 है तो इसके शून्यांकों की संख्या भी क्या होंगी, 1 होंगी। अगर ये बहुपद का घात 2 है तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या होंगी, 2 होंगी। अगर इस बहुपद का घात 3 है तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 3 होंगी, ठीक है ना। अधिकतम शून्यांकों की संख्या, ध्यान रखना है ये चीज़, तो 3 होंगी। अब जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे समझिए, हम इस बहुपद का एक शून्यांक, आपको पता है ना कि इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, एक ही शून्यांक होगा। क्यों, क्योंकि इसका घात 1 है। तो अभी जैसे कि अगर हम बहुपद आपको दे देते कि बाबू 2x + 5 एक कोई बहुपद है, आप बताइए इसका शून्यांक क्या होगा, तो आप तुरंत फाइंड करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि भाई x की जगह पे हम क्या रखें कि ये बहुपद शून्यांक हो जाए, मीन्स कि इस बहुपद का वैल्यू पूरा 0 हो जाए, तभी तो शून्यांक कहलाता था ना। ये चीज़ें मैंने बता रखी है कि शून्यांक होता क्या है। तो अगर एक बहुपद दे दिया जाए तो यहाँ पे आप आसानी से लिख पाते हैं कि -5/2 x का एक शून्यांक होगा। आप -5/2 यहाँ रख कर देखिए, टोटल चीज़ें 0 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक शून्यांक हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -5/2 एक शून्यांक है, पर यहाँ पे तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ना आप। तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसका एक शून्यांक है, एक ही शून्यांक होगा, हम मान लेते हैं इसका एक शून्यांक है अल्फा। जैसे कि इस बहुपद के लिए एक शून्यांक था -5/2, उसी तरीके से हम इस बहुपद के लिए मान लेते हैं एक शून्यांक है अल्फा, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्या समझना है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका एक शून्यांक है अल्फा, नंबर 1 वाले के लिए बात कर रहे हैं, अगर इसका एक शून्यांक है अल्फा तो एक संबंध होगा अल्फा = -b/a। डायरेक्ट आप आंसर से निकाल सकते हैं। क्या है कि अल्फा जो अगर इसका एक शून्यांक है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, -b/a, -b/a। अब b क्या है, स्थिरांक है, और ये क्या है, a क्या है,
x का गुणांक है। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे कि 2x प्लस 10। तो अब बताइए 2x प्लस 10 है, तो अगर इसका गुणांक अगर अल्फा था तो अल्फा का वैल्यू क्या होता था? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे जो इसका गुणांक अगर x आपको गुणांक निकालना है तो क्या होगा वैल्यू? माइनस बी बाई ए, है ना। जैसे अल्फा का वैल्यू क्या? अल्फा क्या था? गुणांक था, तो अल्फा का वैल्यू क्या? अल्फा क्या था? शून्यांक था, तो शून्यांक का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी कौन है? 10 है, तो माइनस 10 बाई ए कौन है? 2 है। तो 2 1 2 मीन्स के 2 का 2 2 पीछे 10 मीन्स की -5 आ गया इसका आंसर। तो अल्फा इज इक्वल टू -5। तो अब आप चेक करके देख लीजिए कि यहाँ पे -5 रखेंगे तो शून्यांक मिल जाएगा। तो एक संबंध मिला कि शून्यांक अगर अल्फा है तो उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध हुआ? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ में आया? किसके लिए? रैखिक बहुपद के लिए। समझ में आ रहा ना? ये बी जो है, ये बी क्या है? इस यहाँ वाला बी है। समझ में आ रहा है? इसकी स्थिरांक है किसके लिए? रैखिक बहुपद के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जरा समझिए बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको समझना है क्लास 10th के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि ये क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आएंगी? 2 शून्यांक मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो सिंपली एक ही शून्यांक था, यहाँ पे कितने शून्यांक मिलेंगे आपको? 2 शून्यांक मिलेंगे। चलिए अब हम लोग ना इसको मिटा करके बहुत अच्छे से करते हैं। कितना शून्यांक मिलेगा? यहाँ पे 2 शून्यांक मिलेगा। हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा 2 शून्यांक हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 शून्यांक है। किसके लिए भाई? द्विघात बहुपद के लिए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक घात वाले में एक ही शून्यांक निकलता तो हमने अल्फा माना, और चूंकि ये द्विघात वाला है तो 2 शून्यांक निकलेगा, इसलिए हमने इसका 2 शून्यांक माना। तो यहाँ शून्यांकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है। कितने संबंध होते हैं? 2 संबंध होते हैं। जैसे कि वहाँ पे एक ही संबंध था कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक संबंध था। अब यहाँ पे 2 संबंध क्या होता है? सबसे पहला संबंध होता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। आप ऐसा समझ सकते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से हम लिखें तो समझ सकते हैं शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये चीज़ आपको समझना है। देखिए शून्यांकों का योग बात कर रहे हैं, यहाँ पे शून्यांक कौन कौन है? अल्फा और बीटा 2 शून्यांक है। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जब दोनों शून्यांक को जोड़ेंगे तो पता है वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। अब बी कहाँ वाला? यहाँ वाला, माइनस बी बाई ए। समझ आ रही? माइनस बी बाई ए, ये एक रिजल्ट है। और ये चीज़ कैसे आता है ये चीज़ भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा जो रिजल्ट आता है वो आता है शून्यांकों का गुणनफल। ये चीज़ें हम आपको याद नहीं करनी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद नहीं करनी है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल, अब देखिए शून्यांक इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी है? 2 है। और वो दोनों शून्यांक हमने क्या क्या माना? अल्फा और बीटा माना, ठीक है ना। अल्फा एक शून्यांक था, दूसरा शून्यांक बीटा था। तो अल्फा और बीटा अगर 2 शून्यांक है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, यही चीज़ ना। और गुणनफल का वैल्यू होता है सी बाई ए। और c क्या चीज़ है? इस द्विघात बहुपद में जो स्थिरांक है वो है c, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो क्या लिख सकते थे हम कि माइनस ये b क्या है? x का गुणांक माइनस x का गुणांक, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई ये a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का, ये चीज़ें है ना। माइनस बी, देखिए माइनस था तो माइनस रहने दिए। बी क्या है? एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी तरीके से जब हम लोग शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, जब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप प्रश्नावली करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग देखेंगे।
तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। और ये कैसे होता है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए पेशेंस रखना होगा आपको। c क्या है, c है x का पावर 0, x का पावर 0 का गुणांक, मैंने बता रखे हैं पिछले क्लास में इन चीज़ों को। या फिर आप इस चीज़ को स्थिरांक भी कहते हैं कि स्थिरांक डिवाइडेड बाई, और a क्या है, a जो है आपका वो है x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है चीज़ें, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग चलिए इस चीज़ को मानते हैं। अब हम लोग ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a क्यों हो रहा है और आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे। अभी तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। c जहाँ पे क्या होता है, स्थिरांक होता है, a क्या होता है, ये चीज़। फिर ये जो गुणन योग होता है वो होता है माइनस b/a। क्यों होता है और कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग त्रिघात वाला बहुपद के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या क्या रिजल्ट्स होता है उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। त्रिघात का सबसे पहले तो हम व्यापक रूप लिख दें। यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं ताकि अच्छे से हो सके। चलिए आप लिख लीजिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं f(x) = ax³ + bx² + cx + d, ठीक है ना। ये हो गया। और अब आपको पता है कि त्रिघात बहुपद का मतलब शून्यांकों की संख्या भी कितनी होंगी, 3 होंगी। तो हम मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये देखिए गामा का सिंबल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, कुछ भी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्याएं होंगी। जब आपको क्वेश्चंस में बहुपद दिए रहेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा, मीन्स के शून्यांक आएंगे, वो क्या आएंगे, हो सकता है x = 2 आ जाए, x = 3 आ जाए, x = 5 आ जाए, यही सब तो शून्यांक होता है। मीन्स कि अल्फा बीटा गामा कोई भी वास्तविक संख्याएँ हो सकती हैं। फिलहाल ये चीज़ व्यापक रूप है, इसलिए हम अल्फा बीटा गामा मान रहे हैं इसके शून्यांक को। कि माना कि अल्फा बीटा गामा शून्यांक px के, या f(x) दिया हुआ है ना, f(x) के शून्यांक है, f(x) के शून्यांक हैं, ठीक है। ये चूंकि 3 वाला था, 3 डिग्री है, इसका घात 3 है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए इस शून्यांकों की संख्या भी यहाँ पे 3 होंगी। तो पहला जो संबंध होता है कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x³ मीन्स की गुणांकों के साथ। मतलब समझ सकते हैं कि शून्यांकों का योग गुणांकों के साथ क्या संबंध बनाएगा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है यहाँ पे, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हो गया ना। शून्यांक ये चीज़ें हैं तो शून्यांकों का योग ये हो गया। तो शून्यांकों का योग का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे वैल्यू होता है -b/a। ये चीज़ें कैसे आ रही है, ये चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको याद नहीं करना है। और हाँ, ये b क्या है भाई, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस कि द्विघात बहुपद के लिए अलग चीज़ था। वहाँ पे क्या था, x का गुणांक था b। अब यहाँ पे जो b है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि -(x²) का गुणांक, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये चीज़ें क्या है, a क्या है, a है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट होता है शून्यांकों के गुणनफल का योग दो करके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेकंड वाला जो बातें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि शून्यांकों के गुणनफल का योग मीन्स कि आपके पास अल्फा बीटा और गामा, यही 3 क्या है, यही 3 आपके पास शून्यांक है। हमने यही 3 शून्यांक माना था, अल्फा बीटा गामा। तो बोला जा रहा है कि शून्यांकों के गुणनफल का योग मीन्स कि पहले गुना कीजिए उसके बाद योग कीजिए। तो गुना कैसे करना है, 2 करके गुना करना है।
समझिए। तो 2 2 करके गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे। तो गुना कैसे करेंगे 2 2 करके, तो देखिए तो आप कितना पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं, कितने मीन्स की पॉसिबल मीन्स की अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे तो क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को अगर गामा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा गामा। समझिए गुना किए अल्फ़ा को बीटा से 2 2, देखिए 2 2 करके गुना करना है और फिर सम करना है। तो अल्फ़ा को बीटा से किए तो अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को गामा से करेंगे तो अल्फ़ा गामा। और अब इससे बनाते हैं कौन कौन बन रहा है, तो इससे कौन बन रहा है बीटा के साथ गामा। आपको पीछे नहीं आना, ध्यान रखना है। अल्फ़ा का बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा लिख दिए, फिर अल्फ़ा का इससे पहले एक से पूरे को ख़त्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा का बीटा से अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गामा से अल्फ़ा गामा, और फिर अब इससे आते हैं तो क्या होगा बीटा गामा। और इससे आगे कोई है क्या, नहीं है, तो बस यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर से समझिए अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा और बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा ये चीज़। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, शून्यांकों के गुणनफल का योग, शून्यांकों के गुणनफल, ये गुणनफल है ना, 2 शून्यांकों का गुणनफल है, यहाँ पे भी शून्यांकों के गुणनफल का योग है। तो ऐसा आप यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। अब बच्चा क्या करता है कि कभी कभी बीटा गामा को पहले लिख देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सम जब भी हम योग करते हैं ना तो आगे पीछे लिख सकते हैं, मीन्स कि जैसा कि 2 + 3 लिखिए या फिर 3 + 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा और बीटा गामा। लेकिन ये चीज़ें कैसे आती हैं, किस तरीके से सीक्वेंस से आती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 2 2 करके गुना किए हैं और फिर सम कर दिए, योग कर दिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है मैं बताऊं आपको। देखिए इसका वैल्यू होता है C/A, ठीक है, क्या होता है वैल्यू C/A। ये कहाँ से आता है ये चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, आप खुद भी लिख पाएंगे ये चीज़। जैसे मुझे याद है ना कि C/A होता है, इसका -B/A होता है, आपको याद नहीं करनी है ये चीज़ें, मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आप कैसे तुरंत, अगर भूल भी गए ना, जैसे कि ये 3 घात वाला तो याद कर लिए, 4 घात वाला क्या करेंगे, ठीक है ना, 5 घात वाला क्या करेंगे, जो चीज़ आप पढ़े ही नहीं है, तो उन चीज़ों को कैसे निकालते हैं हम लोग बहुत अच्छे से बताएंगे अभी। अच्छा अब इस चीज़ को और आप समझ सकते हैं कि C क्या है भाई, C है x का गुणांक, तो यहाँ लिख सकते हैं x का गुणांक, ठीक है, और नीचे क्या है A क्या है x³ का गुणांक, तो लिखेंगे x³ का गुणांक, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। अब जैसे कि आपने द्विघात बहुपद के लिए 2 ही रिजल्ट्स पढ़ा था, अब यहाँ पे 3 है। एक तो ये चीज़ शून्यांकों का योग अल्फ़ा बीटा गामा, फिर शून्यांकों के गुणनफल का योग 2 2 करके हो गया, फिर अब तीसरा जो रिजल्ट है वो है शून्यांकों का गुणनफल, सिंपली शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। शून्यांकों का गुणनफल 3 ही शून्यांक थे, तीनों का गुणनफल ये हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है -D/A, और D क्या है, D है आपका स्थिरांक, तो लिखेंगे स्थिरांक। थोड़ा सा हिंदी गलत हो सकता है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। स्थिरांक डिवाइडेड बाई A का मतलब x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब आपको करना क्या है कि ये चीज़ें याद कैसे करनी है, याद नहीं करना बाबू, ये चीज़ें आप ला कहाँ से रहे हैं ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फटाक से एक नज़र में कि आता कहाँ से है ये सारी चीज़ें। कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए चौक चेंज कर लें, कुछ भी याद नहीं करना। चलिए अब यहाँ पे हम ना एक ही साथ लिखते हैं, ये 2 चीज़ें ही आपको ज़रूरत पड़ेंगी हमेशा, ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। और आपको पता है कि ये क्यूबिक का अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है तो यहाँ पे एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ये हो जाए तो फिर तो ये द्विघात वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, आपके मन में एक क्वेश्चंस आ रहा होगा कि सर आपने जब अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसके लिए हम अगर
मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं अल्फा बीटा 2 शून्यांक है, और यहाँ पे क्या अल्फा बीटा गामा 3 शून्यांक है, ठीक है ना। कोई द्विघात बहुपद है जिसके अल्फा बीटा 2 शून्यांक है और यहाँ त्रिघात है तो 3 शून्यांक होंगे, तो अल्फा बीटा गामा 3 शून्यांक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस बहुपद के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स क्यों थे, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग, और यहाँ पे 3 कैसे हो गए थे? तो वो चीज़ मैं बताऊँगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स बनते हैं ना, हर रिजल्ट्स में हम लोग योग का ही बात करते हैं। किसका बात करते हैं? हर रिजल्ट्स में हम लोग योग का ही बात करते हैं। योग कहने का मतलब है कि शून्यांकों का योग एक एक करके, ठीक है, समझिए बात को, शून्यांकों का योग एक एक करके समझिए। यहाँ पे पहला रिजल्ट शून्यांकों का योग एक एक करके मतलब यहाँ शून्यांक कैट हुआ है, 2 ही है, तो एक एक करके अगर योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग एक एक करके, ठीक है ना। तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे समझना ये है आपको, यहाँ पे रिजल्ट क्या होता था? -b/a। अब समझिए कि यहाँ पे किसके लिए बात हो रहा है? द्विघात बहुपद के लिए, 2 घात वाले बहुपद के लिए बात हो रहा है, और किसके लिए? एक एक करके जोड़ा जा रहा है, एक एक करके जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक एक करके जोड़ा जा रहा है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है, किसके लिए बात हो रहा है और कैसे जोड़ा जा रहा है। 2 चीज़ हमेशा याद रखना है, तभी जाके आप याद रख पाएंगे इन चीज़ों को कि ये चीज़ शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध आता कहाँ से है, ठीक है। तो किसके लिए बात हो रहा है? द्विघात के लिए, और कैसे बात हो रहा है? एक एक करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो होता है x का पावर x का गुणांक डिवाइडेड बाई जिसके लिए बात हो रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे समझिए अब x का पावर यहाँ पे क्या होगा? अगर ये 2 है तो 2 माइनस जिसके लिए हो रहा है 1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? अब अभी समझ में आएगा। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद के लिए बात हो रहा है तो नीचे में तो हमेशा क्या होगा? हमेशा चाहे किसी के लिए एक एक करके जोड़े या 2-2 करके जोड़े या 3-3 करके जोड़े, हमेशा नीचे में वही होगा एक्स स्क्वायर, जिसके लिए बात हो रहा है उसका गुणांक। समझ में आ रहा? हाईएस्ट पावर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में क्या होता है कि अगर 2 वाला है, द्विघात के लिए है, तो x का पावर 2 और एक एक करके जोड़ रहे हैं तो 2 माइनस 1 का गुणांक। चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात है कि माइनस और प्लस साइन यहाँ कहाँ से आता है, तो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आप एक एक करके जोड़ रहे हैं या 2-2 करके जोड़ रहे हैं। और अगर एक एक करके जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? विषम, ठीक है ना। तो विषम मतलब हमेशा माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? विषम मतलब माइनस, तो हो गया माइनस। तो फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली आएगा 2 का x का पावर 2 माइनस 1 मीन्स कि माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है ये चीज़ें? कैसे हुआ ये चीज़ समझ में आया? क्या किए कि किसी कभी भी जब हम लोग एक एक करके जोड़ते हैं तो नीचे में तो वही रहेगा, नीचे में कुछ भी हो एक एक करके जोड़े चाहे 2-2 करके जोड़े, नीचे में फिक्स ही रहता है जिसके लिए बात हो रहा है उसी का गुणांक, ठीक है ना। जैसे 2 घात वाले का बात हो रहा है तो 2 घात वाले का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है? अगर एक एक करके जोड़ रहे हैं तो एक्स का पावर 2 घात वाला था, तो अगर एक एक करके जोड़ रहे हैं तो -1 का गुणांक, ठीक है। और साइन कहाँ से आता है कि अगर सम वाला है, इधर एक एक है, सम है तो प्लस, और अगर विषम है तो माइनस। तो देखिए ये माइनस का माइनस रह गया, एक्स 2 का पावर 2 में से 1 गया तो 1 को लिखते नहीं है, तो एक्स का गुणांक हो गया। और अगर इसको देखेंगे तो ये माइनस रह गया, और एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पे b है, बाई इसका गुणांक क्या है? a है। तो देखिए तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा ही पढ़ा था ना कि अल्फा प्लस बीटा में इसके शून्यांकों का योग बराबर -b/a, ये चीज़ें पढ़ी थी और कहाँ से आ रहा है समझ में आया। अब इसी तरीके से ये रूल जो है ना वो सभी पे काम करता है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे है तो अब चलिए इसके लिए भी हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे एक एक करके जोड़ रहे हैं ना, एक एक करके जोड़ रहे हैं तो क्या होगा भाई? ये विषम है तो क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब देखिए 3 घात वाले के लिए बात हो रहा है तो 3 घात मतलब x का पावर 3 और एक एक करके जोड़ रहे हैं तो -1 का गुणांक, ठीक। और डिवाइडेड बाई 3 घात वाले के लिए बात कर रहे हैं ना तो x का पावर 3 का गुणांक, ठीक है। अब 3 - 1 हो गया तो क्या बन गया? ये
2, तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए माइनस का माइनस रह गया, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक दैट इज बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी डिवाइडेड बाई इसका गुणांक क्या है ए। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, समझ में आया? अब आपको समझ में आना चाहिए। अब दो दो करके हम लोग बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, दो दो करके बात करते हैं, दो दो करके। तो अब बताइए यहाँ पे दो दो करके आप अगर आप योग करेंगे, दो दो करके मीन्स कि दो दो करके गुना करके योग करेंगे, तो अब बताइए अल्फा इंटू बीटा, एक ही पॉसिबल जोड़ा तो बन रहा है ना, और कोई बन रहा है क्या? अल्फा इंटू बीटा और कोई जोड़ा बनाने के लिए है नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा इंटू बीटा एक ही जोड़ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ का वैल्यू क्या होगा? दो दो करके ले रहे हैं ना, तो अब बताइए दो करके ले रहे हैं, तो दो सम है या विषम है? दो सम है या विषम है? सम है, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव होगा? जैसे एक विषम था तो नेगेटिव दिए, दो सम है तो नेगेटिव देंगे क्या? नहीं देंगे, पॉजिटिव होगा। अच्छा अब x का पावर क्या होगा? पहले से दो है, अब दो दो करके ले रहे हैं, तो 2 - 2 का गुणांक, 2 - 2 का गुणांक हो गया डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब नीचे वाला तो चेंज नहीं करता ना, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो हमेशा वही रहता है, ठीक है। अब देखिए x का पावर 2 - 2 मतलब x का पावर 0, और x का पावर 0 कहाँ है? यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है, तो उसका क्या है? c बाई इसका क्या है? a। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे दो दो करके देखिए, तो दो दो करके हम लोग बताएं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, दो दो करके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? दो दो करके ले, तो दो क्या है? सम है, मीन्स की पॉजिटिव होगा। तो पहला तो साइन वाला बात हो गया पॉजिटिव, और x का पावर 3 था, 3 - 2, 2 का गुणांक, तो 3 - 2 मतलब x का गुणांक है ना, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो x का पावर 1 का गुणांक, तो x का पावर 1 मतलब x का गुणांक डिवाइडेड बाई x का पावर 3 का गुणांक। फाइनली x का गुणांक क्या है? देखिए तो c बाई a आ गया। अब इसी तरीके से 3 करके लीजिए, 3 करके लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर्स बनेगा, पेयर्स नहीं कह सकते, एक ही पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा अगर आप यहाँ से लेंगे तो देखिए क्या है? 3 करके लिए ना, तो नेगेटिव है, विषम है तो नेगेटिव होगा, और क्या होगा? x का पावर 3 - 3, 3 के लिए ही बात कर रहे थे हम लोग, तो 3 - 3 मतलब x का पावर 0, और x का पावर 0 का मतलब x का पावर 0 का गुणांक का बात हो रहा है, और नीचे क्या होगा? x का पावर 3 का गुणांक, और x का पावर 0 का गुणांक कौन है? यहाँ पे x का पावर 0 का गुणांक मतलब d, तो क्या हो रहा है फाइनल वैल्यू? -d/a। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा, अब एक होमवर्क आप लोगों के लिए ये होगा कि एक जो 4 घात वाले बहुपद है जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं क्लास 10th में, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसा मिस नहीं करेंगे जो आपको कभी भी जीवन में अफसोस है कि हमने जहाँ पे क्लास किया है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे लेवल से हम लोग बात करेंगे। आप सिर्फ NCERT नहीं और भी बहुत सारे बुक को फॉलो करके आप आंसर्स कर पाओगे। देखिए तो अब हम पहले व्यापक रूप लिख दे रहे हैं और आप लोगों को आंसर्स कमेंट करने हैं, व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। ये x का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये चीज़ हो गया व्यापक रूप 4 घात वाले बहुपद का। तो यहाँ पे रिजल्ट्स कितने आएंगे पहले ये समझिए। यहाँ रिजल्ट्स आएंगे पहले तो एक एक करके मीन्स की अल्फ़ा, देखिए रूट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, डेल्टा मान लेते हैं कुछ ऐसा, या ऐसा मान लीजिए ना, नेबुला वगैरह दे दे क्या, ऐसा चलिए डेल्टा मान लेते हैं। यही चीज़ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट्स मान लिए। तो पहला क्या होगा? एक एक करके जोड़िए, तो पहला रिजल्ट एक एक करके जोड़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? 2 करके जोड़ना है, इसका इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, समझिए 6 पेयर शायद बनेंगे। और फिर तीसरा रिजल्ट क्या होगा? 3 करके, कैसे? अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा गामा डेल्टा, इस तरीके से 3 करके, और फिर चौथे रिजल्ट बनेगा 4 करके। तो ये 4 रिजल्ट्स यहाँ पे इससे बनने वाली हैं, और किस तरीके से इसका वैल्यूज आएगा ये चीज़ें आपके लिए होमवर्क रही है। और अगर ये चीज़ें आप कर पाते हैं तो बाबू बहुत अच्छी बात है कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं, और इन चीज़ों का यूज़ पता है, जो अभी मैंने जो चीज़ें बताई उन चीज़ों का हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होगा। जब आप BSc MSc करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने अपने को, सिर्फ क्वेश्चंस तो आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करना, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि सिर्फ हम NCERT बुक को ना फॉलो करें, हम बहुत सारे बुक को बना पाएँ, RD शर्मा, RS अग्रवाल, बहुत सारे बुक को बना पाएँ। समझ रहे हैं ना, भले हिंदी मीडियम है तो क्या हुआ,
मीन्स ऐसा नहीं बनना है कि सिर्फ हम NCERT पढ़ें, सिर्फ बुक को सिर्फ एग्जाम्स में ही लिख पाएँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुत ईजी है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।